हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरत चौहान। गाइज, हम क्या कर रहे हैं, समसामयिक घटनाचक्र 2021 की जो है हमारी भारत दृष्टि कर रहे हैं गाइज। उसमें भी हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 18 जो है हम उसको करेंगे गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ कमेंट में कुछ सजेशन देना है या कुछ भी, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके चैनल को भी शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक दो वीडियो देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं हम अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18 उद्योग है। तो गाइज, उससे पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, क्या है हमारा सिलेबस, कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, कितना भी बचा है गाइज। ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर जो गाइज हम चैप्टर नंबर 70 यानी कि आवास एवं शहरी कार्य कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 जो कि है उद्योग। गाइज, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, आपका जो है खत्म होगा, 2 पार्ट में खत्म हो जाएगा गाइज, आज और कल में। मतलब अभी की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम खत्म कर देंगे। और उसके बाद भी हम देख लेते हैं क्या क्या कहानी है हमारे पास बची हुई। तो गाइस, थोड़ा बहुत और है, अगले एक हफ्ते में शायद या 10 दिन में ख़त्म हो ही जाएगा गाइस। काफ़ी लेंदी है, 200 पेजेस की बुक है ये। चलिए दोस्तों, फिर क्या करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। बस यही है कि अगर वीडियोस पसंद आती है तो कुछ रिस्पांस दिया करिए दोस्तों। चलिए गाइस, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो चैप्टर है उद्योग उसको करते हैं स्टार्ट। तो गाइस देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना जो है 1995 में हुई थी, और 2000 में औद्योगिक विकास विभाग और इसमें विलय करके क्या है इसका पुनर्गठन किया गया। फिर इससे पहले क्या होता है, अक्टूबर 1999 में लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग तथा भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम के लिए क्या है अलग मंत्रालय बनाए गए थे। फिर इस विभाग को पहले उद्योग नीति तो इस विभाग को पहले उद्योग नीति और संवर्धन विभाग कहा जाता था, और जनवरी 2019 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या हो गया, DPIIT कर दिया गया, ठीक है। और वर्ष 2018 में ई कॉमर्स से संबंधित मामले इस विभाग को हस्तांतरित कर दिए गए, और 2019 में आंतरिक व्यापार, व्यापारियों तथा उसके कर्मचारियों के कल्याण और स्टार्टअप से संबंधित मामलों का प्रभार इस विभाग को दे दिया गया। फिर लिखा है कि यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मामले और IPR से संबंधित 6 अधिनियम को भी संचालित करता है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना। ओके, तो गाइस यहाँ क्या लिखा है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना 2006 में भारत सरकार और जापान सरकार के बीच तैयार हुआ एक MOU, ठीक है, MOU के आधार पर शुरू की गई थी। और इस परियोजना के तहत क्या है, दादरी या उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नवी मुंबई के बीच 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रंट कॉरिडोर के दोनों तरफ क्या लिखा है, DMRC को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। सॉरी, DMIC को विकसित किया जा रहा है। DMIC मतलब वैसे ये हो गया दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन न्यास। तो ये हो गया आपका DMIC। परियोजना की सफलता और उसके महत्व को देखते हुए 4 अन्य औद्योगिक गलियारों की घोषणा की गई है, जिनके नाम देखते हैं गाइस। एक नाम है आपका अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, दूसरा आपका है बेंगलोर मुंबई आर्थिक गलियारा, फिर है आपका चेन्नई बेंगलुरु आर्थिक या औद्योगिक गलियारा या ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमी गलियारा, ठीक है। तो ये हो गए 4। फिर लिखा है जिसमें विकास की शुरुआत के शुरुआती चरण के तौर पर क्या है, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा को विकसित किया जा रहा है। तो इस पूरी परियोजना को जो है विस्तारित करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन न्यास नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। तो लिखा है वर्ष 2011 में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की गई, जिसका उद्देश्य एक दशक में GDP में विनिर्माण का योगदान बढ़ाकर 25% तक पहुंचाना है और 10 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन करना था। तो गाइस, नेक्स्ट इसमें है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत वर्ल्ड बैंक के वार्षिक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की 2020 में जो है 63वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। और 2019 में 77 स्थान पर था, ठीक है, यानी कि तरक्की हो गई भारत की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सूचकांक का उद्देश्य क्या है, उन नियमों का आकलन करना है जो व्यापार को सीधा प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा देश का जो स्थान 10 संकेतकों के औसत पर जो है निर्भर करता है, और ये कौन से हैं वो 10 संकेत। एक हो गया व्यापार शुरू करना, दूसरा हो गया निर्माण की अनुमति मिलना, तीसरा है आपका बिजली
प्राप्त करना, फिर है आपका संपत्ति पंजीकरण हो गया, ऋण प्राप्त करना है, छोटे निवेशकों को संरक्षण देना है, आपका टैक्स का भुगतान करना है, सीमा के आर पार व्यापार करना है, अनुबंध बनाना है, और फिर है आपका दिवालियापन। ओके, दिवालियापन का समाधान करना है। तो ये सारे हो गए गाइस, कितने हैं टोटल? 10 संकेत हैं ये। अब गाइस है आपका मेक इन इंडिया, ये भी आप लोग जानते हैं। लिखा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है, जो निवेशक है यानी कि इन्वेस्टर्स है उनको सुगम, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुगम बनाना है, नए जो प्रयोगों को बढ़ावा देना है, विनिर्माण की श्रेष्ठ सुविधाओं का निर्माण करना है, एंड व्यापार को आसान बनाना है, कौशल विकास को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि बुनियादी ढांचे विनिर्माण सेवाओं को कवर करते हुए जो है 21 क्षेत्रों के लिए जो है कार्य योजना बनाई गई थी। मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत जो है 27 क्षेत्रों, जिसमें से 15 विनिर्माण और 12 जो है चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए सेक्टोरल प्लान को DPIIT में समन्वित किया जाता है, जबकि सेवाओं के लिए सेक्टोरल प्लान को चैंपियन सेवा क्षेत्र पहल के साथ मिलाकर वाणिज्य विभाग द्वारा समन्वित किया जाता है। तो गाइस आगे लिखा है स्टार्टअप इंडिया, तो ये भी हमें पता है। 2016 में आरंभ स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है? अनुकूल वातावरण तैयार करके उद्यमशीलता और नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देना है। इसका लक्ष्य भारत को नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला देश बनाने का है, ये उसका उद्देश्य है। सरलीकरण और सहयोग, वित्तीय सहयोग, प्रोत्साहन, उद्योग, शिक्षा जगत में साझेदारी जैसे क्षेत्रों को समेटने वाली कार्य योजना के तहत 19 कार्य बिंदुओं की घोषणा की गई, और इसके लिए क्या है, स्टार्टअप इंडिया को सहयोग दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ है, देखते हैं इसे एक बार। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है भारत प्रमुख खनिज। एक मिनट, तो दोस्तों एक बार हम क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, बाद में हम वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है इन्वेस्ट इंडिया, पहले हम ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला पेज भी कर लेंगे। तो लिखा है इन्वेस्ट इंडिया में क्या, इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना जो है DIPP, फिक्की, CII, नेस्कॉम, विभिन्न राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त उपक्रम यानी कि लाभ के लिए नहीं के तौर पर की गई है। और लिखा है इन्वेस्ट इंडिया एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सहयोग एजेंसी है जो निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के तौर पर काम करती है। फिर लिखा है ये उपक्रम कई रूपों में सहयोग करता है, जैसे बाजार में प्रवेश की रणनीति बनाना, उद्योग का गहन विश्लेषण करना, साझेदार की खोज करना और निर्णय लेने वालों के साथ स्थान आकलन नीति पर चर्चा करना। फिर लिखा है बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, DIPP के बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में नीति तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसमें पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जो GI टैग्स होते हैं वो। फिर लिखा है यह विभाग बौद्धिक संपदा अधिकार के कानून जैसे पेटेंट कानून 1970, डिज़ाइन कानून 2000, ट्रेडमार्क कानून 1999, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण कानून 1999, कॉपीराइट कानून 1957, 2012 में इसका संशोधन होता है, अर्ध संवाहक एकीकृत परिपथ लेआउट डिज़ाइन कानून 2000 को प्रशासित करता है। फिर लिखा है चुनिंदा उद्योग का कामकाज। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सीमेंट उद्योग। तो गाइस जो अभी हमने एक पेज छोड़ा है ना, ये करने के बाद हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है सीमेंट उद्योग। सीमेंट देश के तकनीकी रूप से सबसे उन्नत उद्योगों में से एक है। ठीक है, सीमेंट के मूल और वितरण का नियंत्रण जो है 1989 में से हटा दिया गया और सीमेंट उद्योग के औद्योगिकरण विकास नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस से वर्ष 1991 से मुक्त कर दिया गया। फिर लिखा है भारत विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन कर रहा है, जैसे कि सामान पोर्टलैंड सीमेंट यानी कि OPC, फिर है पोर्टलैंड पाजोलना सीमेंट यानी कि PPC, फिर पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट आपका PBFS, और फिर आपका है ऑयल वेल सीमेंट, फिर है वाइट सीमेंट आदि। फिर लिखा है सिरेमिक उद्योग। तो देश का सिरेमिक उद्योग लगभग 50 वर्ष पुराना है। इसमें सिरेमिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर और क्या लिखा है क्रॉकरी शामिल है, और ये उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है। उसके बाद आता है टायर और ट्यूब उद्योग।
तो भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने हर प्रकार के उद्योग जो है उपदेश के लिए टायरों के निर्माण के स्वावलंबन प्राप्त किए, मतलब सभी प्रकार के उद्देश्य के लिए टायरों का निर्माण। फिर क्या भारतीय टायर उद्योग में क्या है 39 कंपनियां और 60 टायर विनिर्माण संयंत्र है। बड़ी टायर कंपनियां MRF लिमिटेड, ओपोलो टायर्स, JK टायर्स, C8, फिर है आपका गुडियर और मोदी रबड़ आदि हैं। ठीक है, बड़ी टायर कंपनीज थी वो। लिखा है 3 भारतीय कंपनियां, तो गाइस कौन सी शीर्ष 25 वैश्विक टायर कंपनियों में गिनी जाती हैं। 3 कौन कौन सी है, MRF लिमिटेड, अपोलो टायर्स एंड JK टायर्स। ये जो है आपकी 25 वैश्विक टायर कंपनियों में गिनी जाती हैं। फिर लिखा है सीमेंट उद्योग, तो गाइस यहाँ लिखा है सीमेंट उद्योग कृषि आधारित श्रम केंद्रित उद्योग है। ठीक है, फिर लिखा है उद्योग विकास नियमन अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में सीमेंट की भी शामिल है और इसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कांच उद्योग। कांच उद्योग लाइसेंस से मुक्त उद्योग की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें 7 प्रकार के उत्पाद जैसे कि क्या है आपका प्लेट ग्लास यानी कि शीट, प्लॉट, फिगर्ड, वायर्ड, फिर है सेफ्टी मिरर ग्लास, ये सारे हो गए। फिर लिखा है ग्लास फाइबर है, ग्लास वूल, ग्लास फाइबर एंड ग्लास वूल, फिर है हालो ग्लासवेयर हो गया, लेबोरेटरी ग्लासवेयर हो गया, टेबल एंड किचन ग्लासवेयर हो गया, आपका कांच की चूड़ियाँ हो गई, कांच के अन्य सामान हो गए, ये सारी चीज़ें आते हैं कांच उद्योग में। देन कागज उद्योग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लाइसेंस से मुक्त है। 1997 में क्या है इसे लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। मौजूदा नीति के अनुसार क्या है लुगदी और कागज क्षेत्र में स्वतः मंजूरी के जरिए क्या है 100% जो है FDI की अनुमति, मतलब अगर ये पूछा जाए FDI की अनुमति कितने % है तो 100% है। तो कागज गत्ता अखबारी कागज का निर्माण करने वाली लगभग 850 इकाइयाँ, जिसकी कुल स्थापित क्षमता करीब कितनी है 250 लाख टन है, जिसमें से करीब जो है 35 लाख टन क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। फिर लिखा है कि भारत में कागज का प्रति व्यक्ति उपभोग जो है करीब 13 किलोग्राम है, जो विश्व की औसत से काफ़ी कम है। औसत कितना होना चाहिए प्रति व्यक्ति 58 होना चाहिए, लेकिन हम कितना यूज़ कर रहे हैं प्रति व्यक्ति, भारत कितना यूज़ कर रहा है 13 किलोग्राम, जो कि काफ़ी कम है। अब लिखा है नमक उद्योग, तो विश्व में नमक उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। हमारा जो उत्पादन है वार्षिक वो है आपका 260 लाख टन नमक। आयोडीन युक्त नमक के मामले में जो है चीन के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। फिर आते हैं साइकिल उद्योग पे, तो भारत विश्व में चीन के बाद जो है दूसरे नंबर पे आता है साइकिल उत्पादन में। ठीक है, फिर साइकिल की अधिकांश विनिर्माण इकाइयाँ पंजाब और तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ पे गाइस, पंजाब में मिलेंगी आपको और तमिलनाडु में मिलेंगी सबसे ज़्यादा। लुधियाना पंजाब साइकिल का जो है प्रमुख निर्माण केंद्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है शुष्क बैटरियाँ, तो लिखा है जो शुष्क बैटरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में से एक है। ये सबसे पुराने प्रकार की बैटरियाँ हैं जिसका प्रयोग जो है आज भी किया जाता है। तो तकनीकी में विकास के कारण क्या है शुष्क बैटरियों का प्रदर्शन लगातार सुधरता जा रहा है। ठीक है, उसमें सुधार आ रहा है। नए प्रकार की शुष्क बैटरियों का जीवन लंबा होता जा रहा है और उन पर जो है अधिक विश्वास किया जा सकता है। इसके अलावा अब रिचार्ज करने के योग्य शेल भी आ चुके हैं। ठीक है, मतलब आप उसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है रक्षा, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरतें पूरे करने के लिए देश में जो है निकल कैडमियम बैटरियाँ, कौन सी निकल कैडमियम बैटरियाँ, अन्य रिचार्ज योग्य बैटरियाँ क्या है बनती हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या लिखा है, सेल्यूलर फ़ोन, जो हमारा मोबाइल फ़ोन होते हैं वो हो गए, सेलुलर फ़ोन, लैपटॉप हो गया आपका, आयातित खिलौनों की जो है लोकप्रियता बढ़ाने के नए तरीकों में बैटरियों का बाजार खुल सकता है, जिसका निर्माण अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME उद्यम। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है MSME विकास कानून 2006 में अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है इस क्षेत्र में परिधि और निवेश की क्या सीलिंग के साथ MSME को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करना था। ठीक है, इस कानून में पहली बार मध्य उद्योग को परिभाषित किया गया है और यह इन उद्यमों की 3 श्रेणियों जैसे कि सूक्ष्म लघु और मध्यम को आपस में जोड़ता है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा वर्ष 2007 में भारत सरकार कार्य आवंटन कानून 1961 में संशोधन के बाद पूर्ववर्ती लघु स्तरीय उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके क्या सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ क्या लिखा है MSME की संख्या सही। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा कराए गए नेशनल सैंपल सर्वे के
73वें चक्र के अनुसार देश में वर्ष 2015-16 में क्या है 633 लाख गैर निगमित गैर कृषि आधारित MSME इकाइयाँ थी जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इंडिया हैंडलूम ब्रांड। चलिए दोस्तों, एक बार हम क्या करते हैं, चलिए ये देख लेते हैं। तो इंडिया हैंडलूम ब्रांड के जरिए भारत क्या लिखा है हथकरघा की दुनिया भर में पहचान, हथकरघा है गाइस, ये हथकरघा हथकरघा की दुनिया भर में जो है पहचान बन गई है और जो उच्च क्वालिटी और प्राकृतिक सामग्री से बने असली हैंडलूम के उत्पादन की गारंटी देते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपकी लिखा है IHB के उत्पादों को बेचने के लिए 100 खुदरा स्टोरों से साझेदारी कर रखी है। ठीक है, हैंडलूम के बुनकरों कारीगरों को मार्केटिंग का सीधा मंच मुहैया कराने के लिए ई-कॉमर्स की 21 बड़ी कंपनियां हैंडलूम की ऑनलाइन मार्केटिंग करने में लगी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ पे कपड़ा उद्योग है। चलिए एक बार गाइस पीछे हम ये वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या है प्रमुख खनिज है गाइस, यहाँ पे उद्योग तो है ही नहीं। चलिए भारत प्रमुख खनिज पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए भारत का मैप बना हुआ है, एक बार आप इस मैप को जो है देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कोयला क्षेत्र, ये है कोयला क्षेत्र लिखा है, कोयला खाने लिखा है, तेल क्षेत्र लिखा है, प्राकृतिक आरक्षित गैस लिखिए, लॉयस खान लिखिए, फिर लिखा है तांबा है आपका HBJ पाइपलाइन है। ठीक है, तो गाइस एक बार आप इस मैप को खुद से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोयला क्षेत्र है तो आपका कोयला क्षेत्र कैसा वाला है, ये वाला है, ये पूरा आपका देखिए गाइस, ये है आपका, ये पूरा है आपका कोयला क्षेत्र इसमें दिखा रखा है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कोयले खानी दिखा रखी हैं, कोयले की जो खान है गाइस कैसे में है, ट्रायंगल शेप में दिखा रखा है। तो जैसे कि आपका ये है सिंगरौली है, आपका कोरबा है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिखा है झरिया। ठीक है, रानीगंज है, झरिया रानीगंज हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी आपके पास 1-2 हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगरैनी है आपका। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ बढ़े, अब देखिए तेल क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो तेल क्षेत्र कुछ ऐसे बॉक्स जैसा बना हुआ है गाइस, आइए देखते हैं तेल क्षेत्र कहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, और उसके बाद हम कहाँ पहुँचे, देखिए यहाँ पे बम्बई हाई में आपको तेल क्षेत्र मिलेगा, बसीन में आपको तेल क्षेत्र मिलेगा, कलोल में आपको मिलेगा तेल क्षेत्र। फिर उसके बाद दोस्तों और कहाँ कहाँ दिख रहा है, हालांकि आप खुद भी देख लीजिएगा, अगर मुझसे स्किप हो जाता है छूट जाता है तो। फिर लिखा है प्राकृतिक आरक्षित गैस की बात करते हैं। तो इसमें आपको जहाँ जैसे कि ये हो गया आपका गाइस, यहाँ पे है बना हुआ है आपका, थोड़ा सा ये वाला साइड है आपका, थोड़ा ये वाला साइड है, यहाँ पे है प्राकृतिक आरक्षित गैस का बना हुआ है दोस्तों। एक ये है देखिए यहाँ पे तमिलनाडु के पास। फिर उसके बाद लिखा है लॉयस खान, जो कि आपका कुछ इस तरह से आपका शेप बनी हुई है लॉयस खान की। ठीक है, तो गाइस देखिए लॉयस खान तो बहुत ही जगह यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कुंद्रेमुख है, तुमकुर है आपका, चिकमंगलूर है आपका, बेल्लारी है। फिर यहाँ पे है रत्नागिरी में दे रखा है आपका, यहाँ पे है बेलाडीला है, चंद्रपुरा है आपका, दुर्ग है, कोरबा, सिंगरौली, सॉरी यहाँ पे है दुर्ग है, कोरबा नहीं, ये वाले नहीं है गाइस। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे है जैसे कि मयूरभंज हो गया आपका, गोवा हो गया, क्योंझर हो गया। दोस्तों ये एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तांबा है, तांबा में क्या है स्टार बना हुआ है। तो गाइस यहाँ तांबा कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ये रहा आपका तांबा, यहाँ पे भी है अलवर में। ठीक है, बालाघाट भी है तांबे का। तो दोस्तों और आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद लिखा है HBJ पाइपलाइन। ठीक है, HBJ पाइपलाइन कैसी है, लाइन बनी हुई है आपकी। तो पाइपलाइन कहाँ पे मिलेगी गाइस, ये सारी देखिए, सारी आपकी ये सब आपकी पाइपलाइन ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो इसके अलावा इतना ही है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है नामचिक नामफुट कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के क्या है चांगलांग जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा है कोयला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। फिर लिखा है बराकर कोयला खदान जो है दामोदर घाटी कोयला उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। फिर लिखा है उमरिया कोयला जो है खदान सोनघाटी के कोयला उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। फिर लिखा है सिंगरैनी कोयला खदान गोदावरी घाटी के कोयला उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। तलचर कोयला खदान जो है आपका महानदी घाटी कोयला उत्पादन क्षेत्र में स्थित है। झरिया कोयला जो क्षेत्र है वो आपका झारखंड में मिलेगा आपको। लिग्नाइट कोयले का जो विशालतम भंडार आपको कहाँ मिलेगा गाइस, तमिलनाडु में मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है
बिसरामपुर कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले में स्थित है। भारत में पेट्रोलियम यानी कि क्रूड का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान है। फिर लिखा है अलंकेश्वर है पेट्रोल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ लिखा है नवग्राम तेल क्षेत्र जो है गुजरात में स्थित है। फिर लिखा है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं क्या है? खोदा गया। कहाँ पे? माकुम असम में। तो ये भी हो जाता है गाइज आपका इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा है चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीशियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे लिखा है डल्ली राजहरा क्षेत्र लौह एस के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे लिखा है कोरापुट क्षेत्र बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और एक यहाँ पे क्या लिखा है गाइज? उड़ीसा में स्थित क्या है? बादाम पहाड़ लौह एस के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब और देखते हैं इसमें, इस पेज में आपको क्या मिलेगा पढ़ने को गाइस। यहाँ पे कुछ लिखा है भारत में कोयला जो है कोयला निच्चियो डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र, मतलब क्या? कोयले का। ठीक है, कोयले के लिए कुल संचालित भंडार की दृष्टि से क्रमशः शीर्ष 5 राज्य की अगर हम बात करें, देखिए गाइस यहाँ पे लिखा है भंडार, एक उत्पादन, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। तो भंडार के लिए 5 राज्य कौन से हैं शीर्ष पे? तो गाइस भंडार में है, देखिए झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में गाइस 2013-14 के आंकड़े हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर लिखा है, फिर झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, देन तेलंगाना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? भारत की सबसे पुरानी तेल शोधशाला कहाँ है? डिगबोई में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको ये ज्योग्राफी में वैसे पढ़ने को मिलेगा। फिर है नूनमाती तेल शोधन असम में है, ये भी आपको मिलेगा ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तब। फिर लिखा है तातीपाका तेल शोधनशाला जो है आंध्र प्रदेश में है। एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का क्या परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। तो गाइस ये बहुत सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? ज्योग्राफी में मिलेगी। अभी मेरा घटना चक्र की जो सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की ही चल रही है दोस्तों, अगर आप उससे ज्वाइन करना मतलब उससे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फिर लिखा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर यानी कि HBJ। ठीक है, तो गैस पाइपलाइन जो है गेल यानी कि GAIL द्वारा निर्मित की गई है। तो भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई से किया जाता है। ठीक है, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में होता है। उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। लॉयर्स के उत्पादन में उड़ीसा शीर्ष पर है। फिर उसके बाद लिखा है तांबा उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर है। तो गाइस ये सारे आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं और ये सारे क्या है? अपडेटेड हैं। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट। फिर लिखा है सोना उत्पादन में कर्नाटक का शीर्ष राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये पेज हम कर चुके हैं, इस पेज में भी हम कर चुके हैं। एक बार ये देख लेते हैं क्या कहानी है इसमें। लिखा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020। ठीक है, तो इसमें लिखा है नवंबर 2020 को क्या है? IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर स्विट्जरलैंड द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 जारी की गई है। ठीक है, तो लिखा है गौरतलब है कि इस वार्षिक टैलेंट रैंकिंग के 5वें संस्करण में विश्व के जो है 63 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है। तो इस रैंकिंग को जारी करने का उद्देश्य क्या है? विश्व स्पर्धात्मकता पर नवीनतम और प्रासंगिक आंकड़ों का उपयोग कर विभिन्न देशों और कंपनियों को उनके नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना है। गौरतलब है कि ये रैंकिंग विभिन्न देशों के 3 श्रेणियों यथा निवेश और विकास, फिर है आपका आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है, और तीसरा है आपका तत्परता, ठीक है, पर किए गए प्रदर्शन पर आधारित है। तो निवेश और विकास श्रेणी किसी देश द्वारा जो है मानव पूंजी को उत्पन्न करने में क्या प्रमुख संसाधनों का मापन करती है। ठीक है, अपील श्रेणी किसी देश की स्थानीय और विदेशी प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। फिर लिखा है तत्परता श्रेणी किसी देश के उपलब्ध कौशल की गुणवत्ता का आकलन करती है। फिर लिखा है ये 3 श्रेणियाँ, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा हो गया, शिक्षुता, कार्यस्थल प्रशिक्षण हो गया, भाषा कौशल हो गया, जीवन यापन की लागत हो गई, जीवन की गुणवत्ता हो गई, कर दरों में देशों द्वारा किए गए प्रदर्शन का आकलन करती है। फिर स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में जो है इस रैंकिंग का जो 7वां संस्करण है उसमें पहले स्थान पे है। तो कौन है गाइस? स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ध्यान है कि इसके पूर्व जो है जारी 6 संस्करणों में भी स्विट्जरलैंड जो है पहले स्थान पर था, मतलब फर्स्ट टाइम से लेकर 7th तक जो अभी चल रहा है 7वां संस्करण, स्विट्जरलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे था है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे कौन कौन है गाइस? दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, तीसरे पे है लग्जमबर्ग है, 4th नंबर पे है आइसलैंड, 5th नंबर पे है स्वीडन, फर्स्ट नंबर पे हमने देख लिया स्विट्जरलैंड है। तो गौरतलब है कि इस रैंकिंग में प्रथम 10 स्थानों पर जो है कनाडा को छोड़कर सभी यूरोपीय देश हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए कनाडा यूरोपीय देश है नहीं, तो यहाँ पे कनाडा नहीं है गाइस और बाकी के सारे यूरोपीय देश हैं आपके 10 स्थानों पर। अच्छा,
इन 10 में से एक कनाडा भी है, ठीक है, ओके। तो बाकी 9 जो है वो सारे यूरोपीय देश हैं। फिर इसमें लिखा है ओके, लिखा है वहीं विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या है, यूएसए इस रैंकिंग में कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। फिर लिखा है कि एशिया महाद्वीप में हांगकांग जो है 14वें नंबर पे है, ताइवान 20 है, इजराइल 22 है आपका, यूएई जो है आपका 24, मलेशिया 25वें नंबर पे है। फिर यहाँ पे लिखा है जापान 38 पे है, चीन जो है आपका 40 पे है, और आपका रशिया जो है 54 पे है। अब बात करेंगे ब्रिक्स देशों की, बात करते हैं तो 2 ब्रिक्स देश जो है दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका 52 है और 59 पे है ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील 59 पे है, वेनेजुएला 60 है, स्लोवाक रिपब्लिक जो है आपका 61 पे है, भारत 62 पे है गाइस, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका तो आपका 52 पे है, भारत आपका 62 पे हम, और मंगोलिया आपका 63 पे है, ठीक है। आगे क्या लिखा है कि 62 पे भारत है, और ये पहले कितने पे था, 59 पे था, और ये खिसक के हो गया 62, ठीक है, और ख़राब हो गया। तो विश्व भर की 63 बड़ी अर्थव्यवस्था की इस रैंकिंग में भारत पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार अपना स्थान नहीं बना सके। मतलब भारत, सॉरी दोस्तों, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो इसमें अपना स्थानीय, मतलब भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इस रैंकिंग में है ही नहीं, तो कम से कम भारत तो है ही, ठीक है। तो विश्व भर की कितनी अर्थव्यवस्था थी, बड़ी अर्थव्यवस्था थी 63 बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें हम भारत की बात करें तो भारत आया है 62 पे, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, फिर भी 62 पे भी अंदर है, इसके अंदर है, किसी तरह तो पहुँच ही गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपका कपड़ा उद्योग। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कपड़ा उद्योग, यानी कि यहाँ लिखा है कि भारतीय कपड़ा उद्योग अपनी पूरी प्रक्रिया में कच्ची सामग्री के विशाल आधार और विनिर्माण शक्ति के साथ विश्व के सबसे बड़े कपड़े उद्योग में से एक है, और मिल क्षेत्रों में जो है आपके इतना, यानी कि 3400 कपड़ा मिले और 5 करोड़ से ज़्यादा क्या लिखा है तकलियों, और 8,42,000 से ज़्यादा रोटरो की स्थापित क्षमता के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि हैंडलूम हो गया, हस्तशिल्प हो गया, लघु स्तर की पावरलूम इकाई, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। तो वैसे यहाँ लिखा है कपड़ा उद्योगों को अगर मूल के मामले में आके, तो यह कुल उद्योग में 7% देश के जीडीपी में, 2% देश के कुल निर्माण आय में 15% का योगदान करता है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने वाला यह उद्योग देश का सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन करने वाला जो है स्रोत है। मतलब सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देता है, कपड़ा उद्योग। फिर लिखा है यहाँ पे नए कदम, यानी कि वीवर्स मुद्रा योजना। तो बुनकरों को रियायती कर्ज देने के लिए वीवर्स मुद्रा योजना शुरू की गई है। प्रत्येक बुनकर को मार्जिन मनी असिस्टेंट के तौर पर अधिकतम 10,000 रुपये और 3 वर्ष के लिए क्रेडिट गारंटी भी दी जाती है। तो ई धागा ऐप, तो लिखा भारत सरकार ने हथकरघा के बुनकरों को अच्छी सेवा और क्या लिखा है 24 घंटों आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2016 में लिखा है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, तो ईआरपी ई धागा मोबाइल ऐप शुरू किया था। तो यह जो ऐप है वो 10 भाषाओं, कौन कौन सी वो 10 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश है, असमिया है, उड़िया है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू और बंगाली में उपलब्ध है। फिर लिखा है बुनकर मित्र हेल्पलाइन की बात करते हैं। तो लिखा है कि हथकरघा के बुनकरों को उसके पेशे से संबंधित सवालों का जवाब देने के लिए 2017 में एक जो है बुनकर मित्र हेल्पलाइन, क्या नंबर है ये है, शुरू की गई 1822208998, ठीक है। तो ये सेवा हफ्ते में 7 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जो है 7 भाषा, यानी कि जो आपकी 7 भाषा हैं इसमें उपलब्ध है। कौन कौन सी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, आपका तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और असमिया। फिर गाइस यहाँ लिखा है रेशम, भारत में 97% जो कच्चा मलबेरी सहतूत रेशम का उत्पादन 5 राज्यों यानी कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और जम्मू कश्मीर में होता है। व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण 3 अन्य तरह के रेशम गैर जो है मलबरी रेशम की श्रेणी में आते हैं, जिनके नाम क्या क्या हैं गाइस। एक तो ये मलबरी था, क्या था आपका, तो हाँ कच्चा मलबेरी, ठीक है, सहतूत रेशम था। अब हम अन्य की अगर बात करें तो गाइस कौन कौन सी है आपका, येरी, एक है एरी, एक है तसर, एक है मुगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कपास की। तो कपास भारत के सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और दुनिया की कुल फाइबर उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा देश में ही होता है। कितना, 25%।
फिर गाइस यहाँ लिखा है भारतीय कपड़ा उद्योग के कच्चे माल खपत वर्ग का बास्केट में कपास का हिस्सा कितना है आपका 59% है। तो कपास करीब 58 लाख कपास किसानों और क्या है कपास से जुड़े कामों जैसे कि कपास की प्रोसेसिंग व्यापार में लगे 4 से 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करती है। तो गाइस कितने लोगों को? 4 से 5 करोड़ को। फिर लिखा भारत में सबसे ज़्यादा करीब यानी कि 105 लाख हेक्टेयर जमीन पर कपास की खेती होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा और पूरी दुनिया में कपास की खेती की कुल जमीन का करीब 35% जो है भारत में ही होता है गाइस। ठीक है, अब बात करेंगे हम जूट की। तो लिखा है भारत वार्षिक 80 लाख गट्ठों के साथ दुनिया में कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। तो 2016 में जूट के बोरों की खरीद के लिए एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जूट स्मार्ट लागू किया गया था। जूट स्मार्ट जूट सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्विजिशन टूल लागू किया गया था। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग राज्य सरकारों को एजेंसियों वार्षिक करीब जो है 27 से 30 लाख गट्ठों जूट की कुल सामानों का करीब 68% की खरीद कर रही है और इसकी कीमत करीब कितनी है? 7,000 करोड़ रुपए होती है। तो जूट किसानों की आय कम से कम जो है 50% तक बढ़ाने के लिए प्रमाणित बीजों और कृषि की बेहतर जानकारी के लिए जूट आई केयर शुरू किया गया है। फिर लिखा है तकनीकी कपड़ा। तो वैसे तकनीकी कपड़ा को कपड़ा उद्योग का भविष्य माना जाता है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, वास्तुशिल्प, बिल्डिंग, व्यावसायिक, चिकित्सा और खेलकूद और परिधान उद्योग में किया जाता है। 11 फोकस इनक्यूबेशन सेंटर प्लग एंड प्ले मॉडल पर 5 COE में और 6 IITs दिल्ली, बम्बई, कानपुर, खड़गपुर में लगाए गए हैं ताकि संभावित उद्यमियों को तकनीकी कपड़ा उद्योग में कदम रखने में मदद मिल सके। तो एग्रो टेक्सटाइल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 44 प्रदर्शन केंद्र और देश के शीर्ष हिस्सों में 9 प्रदर्शन केंद्र खोले गए हैं। फिर लिखा है आपका पावरलूम क्षेत्र को गति। फिर लिखा है भारत में पावरलूम क्षेत्र एक असंगठित क्षेत्र है जिसमें ढेरों सूक्ष्म और छोटी इकाइयां काम कर रही हैं। 24.86 लाख पावरलूम देश में कुल कपड़े के 57% हिस्से का उत्पादन कर रही हैं। पावरलूम की क्वालिटी उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने साधारण पावरलूम को उन्नत बनाने के लिए पावर टेक्स इंडिया योजना शुरू की है, जिसके तहत साधारण पावरलूमों को प्रोसेस कंट्रोल उपकरण से जोड़ा जाता है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है, क्वालिटी बेहतर हो जाती है और कुल उत्पादकता के मूल्य में जो है 50% से ज़्यादा की वृद्धि हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है खादी और ग्रामीण आयोग। तो यहाँ लिखा है आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम 1956 का 61 के अंतर्गत की गई थी। 1987 व 2006 में इसमें संशोधन किया गया। तो इसमें लिखा है क्या लिखा है, MSME मंत्रालय के अधीन एक क्या है, सांविधिक संस्थान है। ठीक है, संस्था है ये। तो ये है कौशल विकास, तकनीकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास, मार्केटिंग जैसी गतिविधियां चलाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर जो है पैदा करने में मदद करता है। फिर लिखा है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां, लिखा है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जनवरी 1961 को स्थापित FCI क्या है, FCI को वर्ष 1978 में नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलाकर 5 कंपनियां FCI, NFL, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और हो गया प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में जो है विभाजित कर दिया गया। ठीक है, पुनर्संरचना के बाद क्या होता है, FCI के पास जो है सिंदरी झारखंड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, रामागुंडम आंध्र प्रदेश और तलचर ओडिशा में 4 इकाइयां हैं, जिसकी वार्षिक 5.87 लाख MT की कुल नाइट्रोजन उत्पादन क्षमता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो गाइस ये इसका जो गठन है 1978 में पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा
HFL ग्रुप ऑफ कंपनी के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुआ था। तो यहाँ लिखा है आपका HFCL में बरौनी इकाई, कहाँ, बिहार, दुर्गापुर इकाई और हल्दिया इकाई वेस्ट बंगाल हो गया। नाम रूप इकाई जो है असम थी। ठीक है, वर्ष 2002 में नाम रूप इकाई को अलग करके ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से अलग कंपनी बना दी गई। फिर लिखा है राष्ट्रीय केमिकल एंड क्या फर्टिलाइजर लिमिटेड। फिर लिखा है जो है इसका जो गठन है 1978 में पूर्ववर्ती फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बाद हुआ है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का जो आपकी स्थापना है 1974 में बठिंडा पंजाब और क्या है पानीपत हरियाणा में LSHS के साथ 2 नाइट्रोजन संयंत्र बनाने के लिए की गई थी, और जिसमें प्रत्येक की जो वार्षिक 5.11 लाख MT यूरिया उत्पादन की क्षमता थी। तो वैसे यहाँ पे फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड, तो वैसे इसका जो गठन है वो 1943 में हुआ था, यानी कि आज़ादी से भी पहले। वर्ष 1947 में क्या होता है कि FACT को कोची अब जो है कोची, मतलब पहले कोचीन था अब है कोची, के निकट उद्योग मंडल में वार्षिक 50,000 MT की स्थापित क्षमता के साथ अमोनियम सल्फेट का उत्पादन शुरू किया। फिर 1980 में क्या होता है कि FACT सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई बन गई है, और 1982 के अंत में भारत सरकार इसमें बड़ी शेयरधारक बन गई है। फिर लिखा है मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो गैस इसकी स्थापना भारत सरकार और अमेरिका की क्या है अमोको इंडिया इनकॉर्पोरेशन के संयुक्त उपक्रम के रूप में जो है 1906 में स्टार्ट की गई थी। इसमें 1985 में क्या होता है भारत सरकार इक्विटी शेयर जो है पूंजी कितनी हो गई, यानी कि अभी भारत सरकार की कितनी है पूंजी इसमें है 51% हो गई। तो 1985 में ओमोको अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर दिया, और जिसे भारत सरकार और किसने NIOC ने अपने अनुपात में मतलब जो है ये इसने बेच दिया। विनिवेश कर देना यानी कि उसने क्या करा, बेच दिया होगा, तो उसमें भारत सरकार आ गई होगी और ये आ गई होगी। फिर लिखा है नई हिस्सेदारी के अनुसार भारत सरकार के पास अब कितने प्रतिशत जो है आपके पास हिस्सेदारी है, वो है आपकी 67.55% है, और अगर हम बात करें NICC की तो ये है 32.845% है। ठीक है, फिर लिखा है रसायन एंड पेट्रो रसायन उद्योग, तो रसायन एवं पेट्रो रसायन उद्योग जो है ज्ञान एवं पूंजी के भारी उपयोग वाला उद्योग है। इसमें क्या है मूलभूत रसायन और उसके उत्पादन, जैसे कि पेट्रो रसायन हो गया, उर्वरक, पेंट हो गया, वानिश हो गया आपका, गैस, साबुन, इत्र और क्या है टॉयलेटरी और औषधि आते हैं। ठीक है, ये उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास की रीढ़ है। और कई क्या लिखा है डाउन स्ट्रीम उद्योगों मसलन कपड़ा, कागज, पेंट, साबुन, डिटर्जेंट, औषधि, वार्निश आदि उद्योग की बुनियादी सामग्री देते हैं। फिर लिखा है कि रसायन उद्योग में 100% जो है FDI की अनुमति है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है ज़्यादातर रासायनिक और पेट्रो रसायन जो है उत्पाद जो है लाइसेंस से मुक्त हैं। ठीक है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, तो लिखा है मूलभूत कार्बनिक रसायन में आत्मनिर्भरता पाने के लिए 1960 में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड का गठन किया गया था, और कंपनी की रसायनी महाराष्ट्र, कोची, केरल में 2 विनिर्माण इकाइयां हैं। रसायनी इकाई जो आपके फेनॉल यौगिक ने वर्ष 1987-88 में उत्पादन शुरू किया था। फिर लिखा है HOCL भारत में डाई नाइट्रोजन टेट्राक्साइड बनाने वाली इकलौती कंपनी है, और इस रसायन की आपूर्ति इसरो को उपग्रह प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए की जाती है। अब आगे लिखा है इस्पात। ठीक है, तो भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास और आवश्यक कच्चे माल, जैसे कि लौह अयस्क हो गया आपका, चूना पत्थर हो गया आपका, डोलोमाइट हो गया, मैग्नीशियम अयस्क, क्रोमाइट, लौह अलॉय, स्पंज, आयरन आदि के विकास और संबंधित कार्य के लिए क्या है उत्तरदायी होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है भारतीय इस्पात की वैश्विक रैंकिंग। तो गाइस यहाँ पे लिखा है उत्पादन में निरंतर वृद्धि ने ये सुनिश्चित कर दिया कि भारत विश्व में इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण जो है प्रतिभा बना रहा है। ठीक है, विश्व भर में कच्चे इस्पात की कुल जो है 1029 MT यूनिट, ठीक है, में 5.1% की जो के साथ की हिस्सेदारी के यानी कि 51 MT के साथ भारत जो है कच्चे इस्पात का जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक रहा है, और 2019 की समान अवधि में हुए उत्पादन में 21.9% की गिरावट रही है। फिर लिखा है प्रमुख पहल, तो इसमें पूर्वोदय लिखा है, तो लिखा है भारत के पूर्वोदय राज्य यानी कि ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, फिर है उत्तरी आंध्र प्रदेश। भारत के 80% लौह भंडार का घर है, और इसके अलावा इसकी बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और स्परी
लाइन इस स्लरी पाइपलाइन जैसे महत्वपूर्ण संभायंत्र तक पहुंच है। ठीक है, इस प्रकार भारतीय इस्पात क्षेत्र की परिकल्पित विस्तार के लिए यह पूर्वी केंद्र इस्पात क्षेत्र की वृद्धि के साधन के तौर पर योगदान देता है। इसके अलावा ये निवेश आकर्षित करने और रोजगार के साधन सृजित करने और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा। ठीक है, इस प्रकार भारतीय इस्पात इन क्षेत्रों के विकास का प्रमुख संचालक होगा। ठीक है, आगे है मेक इन स्टील। विभिन्न देशों के बीच किए गए इस्पात की खपत का अध्ययन राष्ट्रों के आर्थिक विकास की अवस्था और इस्पात की खपत संबंधी उसकी पद्धति के बीच गतिशील संबंधों को उजागर करता है। अवसंरचना के निर्माण संबंधी चरण में इस्पात की खपत में तेजी से वृद्धि होती है और क्षमता निर्माण संबंधी चरण में निरंतरता आती है और विशेषज्ञता निर्माण संबंधी चरण में क्या है, स्थिरता आती है। ठीक है, भारत अपने अवसंरचना के निर्माण संबंधी चरणों में त्वरित विकास के शीर्ष पर है और ये अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित खर्च को देखते हुए भारत की इस्पात की मांग में जबरदस्त वृद्धि होने की संभावना है और इसलिए मंत्रालय सभी प्रमुख क्षेत्रों में इस्पात की प्रबलता में वृद्धि करने की दिशा में अनेक कदम उठा रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखा इस्पात के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस्पाती इरादा। ओके, तो यह एक सहयोगपूर्ण ब्रांडिंग अभियान है। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के विविध पहलुओं में इस्पात के उपयोग में लाभों और यह किस तरह से देश के नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है को प्रचारित करना है। लिखा है सड़कें। तो देश में कंक्रीट की सड़कों के उपयोग में सुधार लाने संबंधी अभियान के तहत मंत्रालय जीवन चक्र की लागत संबंधी विश्लेषण को अनिवार्य बनाने के लिए दिशा निर्देश में सुधारों के आकलन कर रहा है और इसके अलावा कैश बैरियर इंस्टॉलेशन को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, पुल। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, पुल के लिए जीवन चक्र लागत संबंधी मापदंड के बारे में इस्पात विविध प्रकार के लाभ जो है प्रस्तुत करता है और वे देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसका अनुसरण करते हुए मंत्रालय जीवन चक्र की लागत संबंधी विश्लेषण के अनिवार्य बनाने के लिए दिशा निर्देश में सुधार का आकलन कर रहा है। व्यावसायिक व रिहायशी निर्माण। तो इसमें लिखा है, व्यावसायिक एवं रिहायशी भवनों के निर्माण में इस्पात के उपयोग में वृद्धि संभव बनाने के लिए मंत्रालय समस्त सामान्य वित्तीय नियमों, भवन निर्माण संहिताओं साथ ही साथ अनुसूचित दरों में बदलाव का आकलन कर रहा है। कम लागत वाले जन आवास। तो कम लागत वाले मकानों में विशेषकर प्री फैब स्ट्रक्चर्स के जरिए इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय प्री फैब स्टील डिजाइन के लिए क्या लिखा है, IS 801 डिजाइन में परिवर्तन लाने हेतु क्या है, BIS संहिता जो है परिवर्तन का अनुसरण कर रहा है। फिर लिखा है इस्पात की क्षमता। तो इस इस्पात की क्षमता जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे वैसे देश के इस्पात में आत्मनिर्भरता इकोसिस्टम को सुनिश्चित करने के लिए इस्पात की क्षमता बढ़ाना और मूल्यवर्धन करना और भी ज़्यादा आवश्यक हो गया है। इसे संभव बनाने के लिए मंत्रालय ने 2 प्रमुख पहल पर कार्य शुरू किया है। लिखा है विश्व ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रारूप। तो इस्पात की क्षमता में परिकल्पित वृद्धि को हासिल करने के लिए ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना करना आवश्यक है। इसे सुगम बनाने के लिए मंत्रालय निवेशकों के लिए प्रोजेक्ट में कम जोखिम के माध्यम से इस क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशकों के लिए ज़्यादा अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए क्या है, निर्देशित फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में क्या है, विविध हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। लिखा है गाइस, यहाँ पे लिखा है इस्पात समूहों की स्थापना के लिए नीति। तो छोटे इस्पात उत्पादक भारतीय इस्पात व्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है और वे इस्पात के इकोसिस्टम का मूल्यवर्धन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक है। और इस संदर्भ में मंत्रालय छोटे इस्पात उत्पादकों की वृद्धि को क्लस्टरों के गठन के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए एक नीति के मसौदे पर कार्य कर रहा है। तो इसमें लिखा हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। ठीक है गाइस, 1 मिनट हम रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, इसको और देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड
लिमिटेड की स्थापना डीडीटी के निर्माण और क्या है आपूर्ति के लिए 1954 में की गई थी और 1957 में कंपनी ने डीडीटी बनाने के लिए क्या है उद्योग मंडल केरल में और 1977 में रसायनी महाराष्ट्र के कीटनाशक मेलाथियन बनाने के लिए कारखाने लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एचआईएल की तीसरी इकाई पंजाब के भटिंडा में जो है 2003 में स्थापित की गई थी। एचआईएल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय मच्छर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए डीडीटी की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी है। तो गाइस यहाँ अभी हम क्या करते हैं, इतने ही पेज करते हैं, उसके बाद जो है बाकी के 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 तो गाइस अभी तो बहुत सारे हैं, हालांकि इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बाकी हम जो है कल जो है नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी ना, पार्ट 2 आएगा, उसमें हम करते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ सजेशन है या कुछ भी है आपको पसंद आई तो कमेंट करके बताइएगा गाइस, अगर पसंद आई है तो शेयर भी करिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जो चैनल है वो है #UPPCS विद चौहान। तो गाइस अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम इस जो ये उद्योग वाला चैप्टर है उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, अब हालांकि जल्दी जल्दी हो जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस अब जो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।